हेलो एवरीवन। आज हम जीएस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सिलेबस में जीएस के सिलेबस में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो हमें प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को ज्यादा देनी चाहिए वो हम समझेंगे प्रायोरिटी देने के बाद। और ये समझेंगे कि आने वाले समय में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और हमारे पढ़ाने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर देखा जाए इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि बच्चे एक ही सब्जेक्ट में फंस के रह जाते हैं और एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो सही दे नहीं पाते हैं। तो आज उन्हीं सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो आज आइए पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। जो सिलेबस है जीएस का, पहले पे हम रख सकते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री में भी 3 पार्ट हैं। पहला है एंशिएंट, एंशिएंट में हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म और जो डायनेस्टी है जैसे हर्यक वंश, शिशुनाद वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश, इसमें हमें एंशिएंट में पढ़ना है। फिर इसके बाद जो आता है सिलेबस में वो आता है मेडिएवल। ये आता है मेडिएवल। मेडिएवल हिस्ट्री में सबसे पहले आता है गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश के बाद जब बाबर से युद्ध होता है पानीपत में, तो फिर एक मुगल साम्राज्य के रूप में एक नया कॉन्सेप्ट आता है जहां से हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछता भी है। उसमें बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो ये चीजें हम मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर आगे मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में जब यूरोपीय देश भारत में आते हैं, यानी कि पहले जो यूरोपीय देश आ जाते हैं और बंगाल पे अधिकार कर लेते हैं। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जीत के आया बंगाल में, और फिर 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसमें तीनों सेनाएं हार गई एक साथ। यहाँ पे मुगल साम्राज्य की, फिर से अवध की, फिर बंगाल की। तब ज्यादा तेजी से कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आया यूरोपीय देशों का इंडिया में। वहां से होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट। और ये एग्जाम के लिए, एग्जाम जो होता है, कोई भी एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती हो, चाहे ये आपका एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफस्कैट ही हो, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उन लोगों का। उठा के धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से हम देखेंगे, और खासकर जब 1885 में हम आते हैं, जब ये अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज, उनका शासन चलता रहता है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, जब वहां से स्वतंत्रता संग्राम तेजी पकड़ता है, और 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता, तब तक जो वाला पार्ट है 1885 से 1947 तक, ये वाला पार्ट पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है। 1885 से 1947 इस वाले पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो हमें इस पार्ट पे फोकस करके रखना है। ये हो गया आपका हिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें एंशिएंट है, मेडिएवल है, मॉडर्न है। क्या क्या था इसमें हमने आपको बता दिया। अब दूसरा है, वो है पॉलिटी। पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट जीएस में अगर हम देखें तो पॉलिटी को अलग नहीं रख सकते, हिस्ट्री को अलग नहीं रख सकते। ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। बिना मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से समझे पॉलिटी को हम नहीं समझ सकते। अगर इकोनॉमी में भी हम पढ़ाएंगे तो इकोनॉमी में भी आपको हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, यहां तक कि वर्ल्ड हिस्ट्री को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर पॉलिटी को देखें तो पॉलिटी में हम 2-3 चीज समझेंगे। शुरू ही करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, यानी कि पहले जो 1773 में, क्योंकि जो संविधान बना है, संविधान पे जो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा है, जो अंग्रेज शासन काल कर रहे थे उनका जो नियम था, उनका जो रूल एंड रेगुलेशन था, वो ज्यादा संविधान पे पड़ा है। जैसे 1935 का जो रेगुलेशन है, वो संविधान में उससे बहुत सारी बातें ली गई है। तो हमें संविधान पढ़ने से पहले 1935 को भी समझना पड़ेगा कि उस समय क्या
क्या था उसमें कि हम संविधान को, पॉलिटी को अच्छे से समझ सकें। तो इसलिए हम पहले इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1909 वाला एक्ट, 1919 वाला, 1935 वाला, ये सारा समझेंगे तो हमें पॉलिटी पढ़नी है। फिर इसमें जब हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है, तो उस समय जो पॉलिटी संविधान में आर्टिकल थे 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे, यानी पार्ट थे। अब फिलहाल इस समय सिचुएशन है कि 465 प्लस आर्टिकल है और 12 अनुसूचियां हैं और 25 पार्ट है, 25 भाग है। तो ये सारी बातें हम पॉलिटी में समझेंगे। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में हमने समझा क्या क्या पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी 2 पार्ट है, पहला है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। मित्रों, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी को भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि जितने यहाँ पे पहाड़ी हैं, जितने यहाँ पे रिवर है, नदी है, वो कहां से निकलता है। सीडीएस का तो एक फेवरेट है कि हर समय रिवर से क्वेश्चन 1-2 बनाता ही है, चाहे वो गंगा नदी का कोई छोटा सा नदी हो उसमें मिलने वाला, चाहे यमुना का चंबल हो, सिंध हो, बेतवा हो, केन हो, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता ही है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम ये देखेंगे कि वर्षण की प्रक्रिया, यहाँ पे मानसून इंडिया में कैसे आता है, ठीक है, वो सारी बातें, बहुत सारी बातें हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। जब सिलेबस यहाँ पे हम डिसाइड आपको बता रहे हैं, जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में तो हम सीखेंगे। और तीसरे तीन हो गया ये ज्योग्राफी। चौथे नंबर पे इकोनॉमी। इकोनॉमी में कई चैप्टर हैं जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग, सीडीएस, एनडीए या एफ कैट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। जैसे अभी इस बार के सीडीएस के एग्जाम को देखें तो पीएमसी बैंक का कॉन्सेप्ट पूछा है जो कि करंट से रिलेटेड था, लेकिन अगर हम इसमें स्टैटिक पार्ट में भी पढ़ लेते तो रिलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चौथे नंबर पे जो है वो है इकोनॉमी। और एक है अलग से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना ही चाहिए, वो है साइंस। साइंस में भी दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। अगर इतना पार्ट हम पढ़ लें साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये हमारा साइंस वाला पार्ट हो जाता है। और इसे हमें सबसे ज्यादा अपने टाइम का इनपुट अगर कहीं करना है तो साइंस पे करना है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हमें एग्जाम में जाने से पहले इस तीनों पार्ट को अच्छे से तैयार करना है, उसमें भी बायोलॉजी को और अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। और एक्स्ट्रा पार्ट के रूप में देखें हम, ये तो मेन पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी हम देख लेते हैं। पार्ट के रूप में एक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में जैसे कि बार बार क्वेश्चन पूछता है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसे देखने की बात है कि हमेशा इससे करंट अफेयर से रिलेट करके पूछता है। तो हमें पहले इसका स्टैटिक पार्ट अगर पढ़ ले, हम नेशनल पार्क को अच्छे से समझ ले जितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को समझ ले होता क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को समझ ले होता क्या है, तो हम करंट से इंटर रिलेट कर पाएंगे।
और यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हमेशा इसी से रिलेट करके पूछेगा। तो हम इसे एक अलग पार्ट के रूप में रखेंगे। वो 4 पार्ट आपके लिए तो है ही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस वाला, उसे आपको तैयार करना ही है। लेकिन थोड़ा बहुत हम स्टैटिक पार्ट में इसे भी देखेंगे कि आप करंट अफेयर से रिलेट कर पाए। और एक अलग पार्ट हमने बनाया है करंट अफेयर्स के ही रूप में। इसे बहुत डाउट रहता है बच्चों को कि कैसे पढ़ा जाए करंट अफेयर्स को। हम करंट अफेयर्स को लेके हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर्स में हम उन टॉपिक को यहां पे शामिल करेंगे जो कि उसमें नहीं था। जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी स्टैटिक पार्ट तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन आप करंट अफेयर से भी रिलेट रहे हैं। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टैटिक पार्ट में भले ही आपको कुछ पढ़ाया गया था, पढ़े होंगे आप बुक में भी, यहाँ पे तो अपडेट है, लेकिन वो जानकारी अपडेट हो गई है क्योंकि पार्लियामेंट में नया बिल आया, नया एक्ट बना, तो वो जानकारी अपडेट हो गई है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उससे संबंधित जो स्टैटिक बुक में है वो कुछ अलग है, लेकिन अब देखेंगे तो वो अपडेट हो गई है। तो आप करंट से इंटर रिलेट रहेंगे तो वो आपसे गलतियां नहीं होंगी। कोई भी पार्लियामेंट में बिल आया, एक्ट आया, तो उससे संबंधित करंट अफेयर आप तैयार रखें ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप उसे सॉल्व कर सकें। तो पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स तो है ही, लेकिन यहाँ पे 2-3 और करंट अफेयर्स हैं हम तैयार रख सकते हैं। जैसे कि अब हिस्ट्री में भी ऐसे करंट अफेयर्स है। हिस्ट्री में जैसे आर्ट एंड कल्चर, ताजमहल कोई ऐसा साइट जो कि यूनेस्को में आया है, कोई ऐसा हेरिटेज साइट जो यूनेस्को में आया है, तो उसे हिस्ट्री के करंट अफेयर से आप रिलेट करके जोड़ देख सकते हो। दूसरा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है, कहीं सुनामी आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ कोई घटनाएं जियोग्राफिकल लोकेशन से संबंधित कोई घटनाएं हो गई, कोई मैप से संबंधित घटनाएं हो गई, तो वो चीज भी हमें करंट अफेयर से रिलेट करके देखना है। इसी तरह इकोनॉमी में जैसे पीएमसी बैंक को हमने बताया, वो था किसमें, पीएमसी बैंक इकोनॉमी स्टैटिक पार्ट में पढ़ेंगे ही, लेकिन करंट अफेयर्स में था। अगर वहीं पे आप रिलेट कर लेंगे, इकोनॉमी का दरअसल पूरा पार्ट ही आता है करंट अफेयर से रिलेट करके, तो करंट अफेयर्स भी हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमें यहाँ पे देख लेना चाहिए। पहले तो हम यहाँ पे एक और रख ही लेते हैं, हिस्ट्री को छोड़ के आर्ट एंड कल्चर को। आर्ट एंड कल्चर यानी वही जो यूनेस्को में गया, हेरिटेज साइट है, कोई अच्छा ऐसा चीज आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो न्यूज में बना है, तो करंट अफेयर्स में हमें उसे तैयार करके रखना चाहिए, उससे अपडेट रहना चाहिए। ना कि हिस्ट्री में आप जाके पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो इनपुट उतना इनपुट देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो। और दूसरा अगर हम देखें जो सीडीएस में बार बार पूछता है, एनडीए में भी पूछता है, बुक्स एंड ऑथर। इसे भी हमें तैयार करके आपको रखना है। बुक्स एंड ऑथर कोई करंट तैयारी के दौरान जो आप 6-7-8 महीने तैयारी करेंगे, उसके दौरान बुक्स एंड ऑथर से संबंधित जो कोई भी करंट अफेयर्स निकल के आता है उसे आपको तैयार करके रखना है। और एक्सरसाइज, जैसे किसी भी देश के भी सिक्योरिटी से संबंधित, आप अगला पॉइंट लिख लेंगे इसमें, सिक्योरिटी से संबंधित। जैसे कि S-400 रसिया से हमने मंगाया यहाँ पे इंडिया में, तो S-400 कहां से आया, किस देश से आया, रसिया से आया, तो करंट अफेयर से आप अपडेट रहेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्लस एक्सरसाइज, अमेरिका से इंडिया से होने वाली एक्सरसाइज, चाइना से इंडिया से होने वाली एक्सरसाइज, किसी भी देश से होने वाली एक्सरसाइज को हम करंट अफेयर्स के थ्रू अच्छे से तैयार करके रखेंगे। उसे हम पार्ट इसमें बांट सकते हैं जो, तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। पहला हो गया आर्ट एंड कल्चर, दूसरा हो गया बुक एंड ऑथर, तीसरा हो गया आपका सिक्योरिटी, और एक हो गया गेम, स्पोर्ट्स जिसे कहते हैं, गेम ही कहिए। इसमें भी करंट अफेयर से बहुत ज्यादा टॉपिक पूछता है, तो आपको स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको आपको तैयार करके रखना होगा। तो ये हम देख लिए आज पूरा सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड अलग से हमने देखा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और करंट अफेयर्स। अब हम ये देखेंगे कि हमें प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को ज्यादा देनी चाहिए। इतना सारा सब्जेक्ट है,
कोई अगर पढ़ने लगे तो बस जीएस में उसका टाइम निकल जाएगा। इंग्लिश को कहाँ से टाइम दे पाएगा, मैथमेटिक्स को कहाँ से टाइम दे पाएगा। इसलिए हमें अपना स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो हमें पहले नंबर पे आपको पढ़ना ही है, पहले नंबर पे अगर प्रायोरिटी देनी है कि किस सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा इनपुट देना है, यहाँ पे तो सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जितना आपको सिलेबस में रोड मैप बनाया गया, बताया गया, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देना है, आपको किस सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। तो पहले नंबर पे आपको रखना है तो आप रख लीजिए साइंस को। साइंस में जो 3 पार्ट हमने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको हमें पहले नंबर पे प्रायोरिटी देनी है। दूसरे पे अगर हम रख सकते हैं तो पॉलिटी या हिस्ट्री। हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री से मेडिएवल, एंशिएंट और मॉडर्न से कम 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, वहीं साइंस से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री में ही देखें तो सेकेंड नंबर पे हम हिस्ट्री रख सकते हैं, हिस्ट्री या पॉलिटी, इसमें नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, 3-2 या 2-3 कर सकते हैं। पॉलिटी और इससे संबंधित करंट अफेयर्स भी। यहां पे एक चीज हमारा उसमें सिलेबस में दोस्तों छूट गया, एक था वो आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। करंट अफेयर्स में ही आपको तैयार करके रखना है। आईआर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे कि कोई बिम्स्टेक का समिट हुआ जिसमें भारत है, ब्राजील है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तो उससे समिट हुआ तो पूछ सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में कि बिम्स्टेक में कितने कंट्री हैं, क्या क्या है उसमें सिस्टम, वो पूछ सकता है। और करंट अफेयर्स में ये पूछ सकता है कि जो सार्क है, सार्क बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, अभी कोविड-19 की वजह से सार्क का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था उसकी वजह से न्यूज में बना है, तो सार्क से संबंधित बेसिक सी बात है, पूछ लेगा। दूसरा, अगर G20 का भी समिट हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है, उससे संबंधित भी पूछ सकता है कि भारत है कि नहीं उस देश में। सबसे मस्ट बात यह है उस सम्मेलन का, उस समिट का ज्यादा आपको ध्यान रखना है जिसमें भारत हो, या तो किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से भारत का भी रिलेशन इफेक्ट होता हो, उस समिट को हमें ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि पूरा याद कर लेना। उसमें हम यूएनओ को भी देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी देख सकते हैं, यूएनओ। तो आईआर में उसे हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे जो पॉलिटी थी, पॉलिटी का करंट अफेयर, मैं एक चीज भूल गया था, आईआर, आईआर का भी आप नोट डाउन कर लेंगे, आईआर का भी करंट अफेयर। ये हो गया ये प्रायोरिटी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, और चौथे नंबर पे ज्योग्राफी। और पांचवे पे इकोनॉमी। इससे भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 8-10, कभी कभी करंट अफेयर्स इकोनॉमी से रिलेटेड जाते हैं, जिससे 12-15 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको ऐसे प्रायोरिटी देके अच्छे से सब्जेक्ट को पूरे तैयार कर लेना है। और दूसरी बात ये कि ये तो होगी आपकी प्रायोरिटी, किस सब्जेक्ट को हमें प्रायोरिटी देना है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे तो पूरा सिलेबस आपको कंफर्म करा दिया जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। करंट अफेयर से अपडेट होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉलिटी में कोई चीज पढ़ाया जा रहा है, कोई बिल आया, कोई एक्ट आया पार्लियामेंट में, अभी तो बंद है, कोई आया तो उससे रिलेट आप कर पाए, आईआर से संबंधित कोई न्यूज आया तो आप रिलेट कर पाए। तो इससे इन सारी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे, इन सारे प्रायोरिटी को आप फॉलो करेंगे कि कैसे हमें करना है, तो हमें लगता है आप बेहतर कर पाएंगे और एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित है कि क्रैक कर जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या होनी चाहिए रणनीति, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर जीएस के सिलेबस को देखा जाए तो कोई बहुत पढ़ भी लेना तो क्वेश्चन जो आता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, 60-70 से कोई ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाता। इसलिए हमें देखना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आया है, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए 1, 2, 3 और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ के हमें उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर 2-3 ऑप्शन को देखें तो उसमें 1-2 ऑप्शन को हम रिमूव कर सकते हैं।
एक दो ऑप्शन को रिमूव कर दें तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। अगर अटेम्प्ट की बात करें हम बढ़िया से, कि अगर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ऑन द स्पॉट, मतलब कि कुछ नहीं आता, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो इसमें आपका 3 गलत हो गया, 1 सही हो गया, तब भी आपका कोई मार्क नहीं होगा, मतलब कि कोई नंबर नहीं कटेगा। निगेटिव मार्किंग है जानते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। वो अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन आप घर पे टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटिक्स पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, अब उसके टेस्ट सीरीज पे जाएंगे कि हम कितना क्वेश्चन सही कर लेते हैं। कई बार कुछ दिया होता है ऑप्शन में, आप समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, तो हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करके एक नई अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे कि हमें क्या अप्रोच एग्जाम में रखना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में हमें कोई भी नहीं रहता है, ऑन द स्पॉट हमने देखा, तो एक प्रायोरिटी आप देखते हैं, प्रायिकता पढ़े होंगे कि उसमें से 3 भी सही हुआ ना, तो 3 गलत हो गया, 1 सही भी हो गया, तो आपको कोई क्वेश्चन, कोई भी आपका जो नंबर है वो कटेगा नहीं। अगर इसमें हम देख लें कि अगर 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और उसमें गलती से 2 क्वेश्चन सही हो गया और 2 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप 1 क्वेश्चन आराम से प्रॉफिट में ले गए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सोचिए जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, इसमें मान लीजिए आप कंफर्म है कि 2 हमको ऑप्शन ये तो होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन है इसका 4 ऑप्शन है, ये 2 इसका जो है ये तो होगा ही नहीं, सी या डी में से कोई हो सकता है, सी और डी में आप डाउट है, तो इस क्वेश्चन को तो एकदम नहीं छोड़ना है, सॉल्व करना ही है। क्योंकि इसमें ज्यादा प्रायिकता होती है कि आप अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 2 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आप पाएंगे कि 10 क्वेश्चन में से आपका 5 क्वेश्चन सही हो गया, 5 क्वेश्चन आपका गलत भी हुआ तो निगेटिव मार्किंग इतना इंपैक्ट नहीं करेगा जितना होना चाहिए, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। और कई बच्चों से मात्र एक स्ट्रेटजी की वजह से, ज्ञान वाली तो अलग बात हो गई, आपने पढ़ा है कि नहीं, हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं, ज्योग्राफी पढ़ा है कि नहीं, लेकिन आप ये छोटा सा स्ट्रेटजी, एक छोटा सा रोड मैप अपना के आप आगे निकल सकते हैं और बच्चों से। तो हमें लगता है कि सारा सब्जेक्ट पढ़ लेने के बाद, जो आपको मैंने सारा सिलेबस बताया, दूसरा प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को देना चाहिए वो बात, करंट अफेयर से रिलेटेड बात, जितना हमने करंट अफेयर से रिलेट करके बताया कि क्या हमें आईआर में क्या पढ़ना चाहिए, फिर सिक्योरिटी में क्या पढ़ना चाहिए, बुक्स एंड ऑथर में क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें ये आप पढ़ लेंगे, स्ट्रेटजी अपना लेंगे, और एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का तरीका जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारे सब्जेक्ट पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हमें लगता है कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, और एग्जाम को बेहतर करने के बाद आप उसे क्रैक कर लेंगे, और आराम से आप देश सेवा में, सीडीएस में जाना चाहते हैं, एनडीए के थ्रू जाना चाहते हैं, या एएफ कैट के थ्रू जाना चाहते हैं, इन सारे अप्रोच को अपनाएं तो आप बेहतर कर लेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आज के लिए बस धन्यवाद। अगला लेक्चर हम इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है इंडियन इकोनॉमी, कैसे चलता है, क्वेश्चन कैसे बनता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।